हेलो जैगवार्स, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। गाइज रियली सॉरी, मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। प्रॉब्लम समझे आइए पहले कि क्या हुआ आपके मृत्युंजय सर के साथ। गाइज एक्चुअली मैंने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के टोटल 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे और एक ही दिन में तीनों लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं उसको एडिट करने बैठा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा जो माइक है जो मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है उसमें कुछ एरर आ गया। एंड हर लेक्चर के जो कि ड्यूरेशन कुछ 45 मिनट का था, एक लेक्चर का ड्यूरेशन आधे घंटे का था और एक लेक्चर का ड्यूरेशन 1 घंटे का था। एक का 1.5 आवर का था, सॉरी, एक का 1 घंटे का, एक का 1.5 आवर का और एक का 45 मिनट्स का। तो उन सभी के अंदर 4 मिनट तक तो ऑडियो ठीक आया, फिर कुछ वॉइस खराब हो गई और ऑडियो गायब हो गया। मैंने बहुत कोशिश करी ऑडियो रिवाइव करने की, बट वो नहीं हो पाया। देन आई ऑर्डर्ड न्यू माइक्स, कुछ उसमें चेंजेस करे तो 2-3 दिन का टाइम लग गया। तो अभी भी मैं रात को आप मान के चलो 8:30-9 बजे लगा हूं रिकॉर्डिंग करने के लिए। अभी घर वाले खाना खाने बैठ रहे हैं लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि अभी 2-3 दिन फिर शायद लेक्चर ना डाल पाऊं, तो इसीलिए हम लोग पढ़ाई की तरफ फोकस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। और हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और साथ साथ में इनके एलिमेंट्स का नाम याद रखेंगे। देखिएगा, समझिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है। देयर इज अ मोर सिमिलैरिटी, देयर आर मोर सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज are observed along the period with observable trends, therefore we will study D block elements period wise और सीरीज वाइज। क्या ये बात आपको समझ में आई? मतलब ये देखा गया है कि आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक पीरियड के अंदर, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरीके के एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी और एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिलता है। सिमिलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की प्रॉपर्टी एग्जैक्ट सेम है, नहीं। इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर ट्रेंड दिखाई देता है। तो एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ लेफ्ट टू राइट जाने में इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, या देयर इज अ मोर प्रॉपर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज वी ऑब्जर्व अलोंग द पीरियड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। इसीलिए हम लोग इन पीरियड्स के हिसाब से डी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे, ना कि ग्रुप वाइज। जैसे अभी आप लोग देखते हैं तो ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन इस तरफ से आता है, पीरियड की तरफ से आता है, इसलिए हम लोग पीरियड के हिसाब से देखेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी लोगों को? क्या सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? ग्रेट, आगे बढ़े। चलिए अब एक बात ध्यान रखना, अगर हम लोग इस पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट के 40 एलिमेंट का मिलेगा। n-1 d 1 to 10 ns 1 से 2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं आफ्बाउ प्रिंसिपल की, अगर हम आफ्बाउ प्रिंसिपल की बात करें तो गाइस आफ्बाउ प्रिंसिपल आपको बोलता है कि अगर आपने 3s के बाद 3p, तो 3p के बाद आप 3d नहीं भरेंगे, आप पहले 4s भरेंगे, फिर आप लोग 3d भरेंगे। सिमिलरली अगर आप लोग 4s भर रहे हैं तो 4s के बाद तो 4p भरेंगे, लेकिन इसके बाद में 5s भरेंगे, फिर आप लोग 4d भरेंगे। फिर जब आप लोग 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 5s के बाद तो 4d आ जाएगा, लेकिन 5s के बाद 4d। इनफैक्ट एक काम करता हूं, यहां पर भी आपने 4s के बाद में 3d भरा था, 3d के बाद आप 4p भरेंगे,
4p के बाद में आप लोग भरेंगे 5s, 5s के बाद आप लोग भरेंगे 5p, 5p और 5s के बीच में अब आप लोग सब समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा 4d, 4d के बाद आप लोग भर पाएंगे 5p में। तो आप यहां पर एक बात ऑब्जर्व करें कि यहां पर 4s के बाद आपने इलेक्ट्रॉन भरा है 3d में, यानी टेक्निकली आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको 3d ऑर्बिटल में भी भरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इस शेल को पेनल्टीमेट शेल बोला जा रहा है। नाउ पेनल्टीमेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? पेनल्टीमेट ऑर्बिटल या पेनल्टीमेट शेल वो शेल होता है जो वैलेंस के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये जो आपका वैलेंस शेल है ना, वैलेंस शेल के अंदर वाला, यानी अगर मैं कहूं कि आपका वैलेंस शेल 4s है तो उसके अंदर वाला 3s, 3p और 3d ये आपका पेनल्टीमेट शेल कहलाएगा, पेनल्टीमेट शेल कहलाएगा। क्या है बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूं तो 4s के बाद मेरा इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो टेक्निकली जब आप लोग 4th पीरियड पर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो 4th पीरियड के अंदर पोटेशियम और कैल्शियम के अंदर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगला जो एलिमेंट आएगा स्कैंडियम, इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3d में आएगा। सो टेक्निकली इस सीरीज को जो कि आपको 4th पीरियड में दिखाई दे रही है, हम लोग नाम देंगे 3d सीरीज। हम लोग कौन सा नाम देंगे? हम इसे नाम देंगे 3d सीरीज, यानी 4th पीरियड में आपको 3d सीरीज दिखाई देगी। सिमिलरली जब आप लोग 5th पीरियड में जाएंगे तो 5th पीरियड के अंदर आपको पोटेशियम के बाद आता है रुबिडियम, है ना, फिर कैल्शियम के बाद आता है स्ट्रोंशियम। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1, 5s2 दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद जो वाइट्रियम आता है इसके 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन इसके 4d में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो अब आप देखिए कि 5th पीरियड में आपको जो वाइट्रियम से लेकर कैडमियम तक एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, उन सब के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 4d ऑर्बिटल में आ रहा है, इसलिए ये वाली सीरीज को 4d सीरीज नाम दिया जाएगा। सिमिलरली जब आप लोग पीरियड नंबर 6 में जाएंगे तो आपको यहां पर सेजियम, यहां पर आपको बेरियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1, इसका 6s2 में केवल वैलेंस शेल ही लिख रहा हूं। यहां पर आपको मिलेगा लेंथेनम, लेंथेनम के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा 6s2, 5d1 से लेकर आपको आखिरी यहां पर मिलेगा मरकरी। तो ये जो आपकी सीरीज हो जाएगी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में आ रहा है, इसलिए इसे 5d सीरीज नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये 6th पीरियड के अंदर दिखाई दे रही है। समझे? सिमिलरली आप लोग जब 7th पीरियड में जाएंगे तो फ्रांसियम, रेडियम के बाद आपको जो एक्टिनियम से लेकर आप लोगों को उन बीसीएम तक जो एलिमेंट दिखाई देगा एटॉमिक नंबर 112 तक, इसके अंदर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में जाता दिखेगा, इसलिए इसका नाम दिया जाएगा 6d सीरीज। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 4 सीरीज दिखाई दे रही है। पहली 3d जो 4th पीरियड में है, इसे 3d नाम क्यों दिया? क्योंकि 4th पीरियड में जाने के बाद ही, यानी 4th शेल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही आप लोग वापस से अंदर आकर 3d में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे। यानी जब आप 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद में आप वापस से अंदर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे और नीचे की ओर आने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहां पर क्योंकि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जा रहा है इसलिए इसको 3d सीरीज बोलेंगे, इसमें 4d में जा रहा है इसलिए इसको 4d सीरीज बोलेंगे, इसमें 5d में जा रहा है इसलिए 5d, इसको 6d में जा रहा है इसलिए 6d। भले ये पीरियड 4 में हो लेकिन 3d सीरीज, पीरियड 5 में 4d, पीरियड 6 में 5d एंड पीरियड 7 में 6d सीरीज। ठीक है,
तो गाइस अनअकैडमी से आगे एक अपडेट गाइस, हम लोगों का 14 जुलाई को एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था ऑन एनटीएससी। इस एनटीएससी क्रैश कोर्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी एंड मैथ। सो गाइस देर किस बात की है, क्रैश कोर्स में अभी एनरोल कर लो क्योंकि एनटीएससी आने वाली है इन द नवंबर, और अगर आप किसी एनटीएससी एस्पायरेंट को जानते हैं तो उसे इस बारे में जरूर बताइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसमें मैं ही पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाएगी। तो लेट्स क्रैक इट गाइस। आगे बढ़ते हैं, स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे। देन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोथ द ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपके जो वैलेंस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, एंड आपके n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, आपके n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे बोथ पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग, दे बोथ पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n-1 d ऑर्बिटल एज वेल, n-1 d ऑर्बिटल एज वेल, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि आपका जो आखिरी वाला आप इलेक्ट्रॉन रखते हो वो n-1 d के अंदर आता है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, एक बात और, ऐसा क्यों? n-1 d और s में क्या है? तो गाइज एक बात ध्यान रखना, जब मान लीजिए कि आपका ये न्यूक्लियस है, ये आपका 3d ऑर्बिटल है, तो आप बस एक बात ध्यान रखना कि आपके n-1 d ऑर्बिटल, यानी चलो यहां पर मैं 3d ले रहा हूं, तो 3d के बाद यहां आ गया 4s। तो गाइज यहां पर आपके 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? एनर्जी गैप की। देखो समझना बात को, मान लो कि दो घर हैं, एक घर की रूफ ये है और एक घर की रूफ ये है। अब अगर एक बच्चा यहां खड़ा है तो यहां से दौड़ के आएगा और कूद के इस घर की छत पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से बच्चे को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी कूदने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये दोनों घरों के बीच का गैप ज्यादा हो जाए, मतलब यहां से इस बच्चे को कूदने के लिए इधर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन बच्चे के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं, बच्चा कूदेगा तो बीच में गिर जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके एनर्जी के टर्म्स में बात करी जाती है। जैसे घरों के बीच में गैप की बात करी जाती है कि दो घरों के बीच में गैप ज्यादा है, दो घरों के बीच में गैप कम है, यहां पर गैप की बात ना करते हुए एनर्जी की बात करी जाती है। नहीं, यहां से यहां कूदने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? तो एक n-1 d ऑर्बिटल से ns ऑर्बिटल में जाने के लिए या यहां से यहां जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे दैट देयर इज अ वेरी less energy gap between ns and n-1 d orbital. There is a very less energy gap between ns and n-1 d orbital. Therefore electrons can easily jumps or exchange their position between these orbitals. इसी वजह से क्या होता है कि क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप कम है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां या यहां से यहां इजीली आ सकता है। और खास बात क्या है कि क्योंकि ns ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम है, मान लो इस पर्टिकुलर एटम के पास में कोई बाहर से दूसरा एलिमेंट आ गया रिएक्ट करने के लिए। मान लो इमेजिन करो तुम्हारे पास में ये आयरन है, अब आयरन में ns ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पास पास है, एनर्जी गैप कम है। अब यहां आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो फ्लोरीन क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आयरन का पहले इलेक्ट्रॉन ns ऑर्बिटल का चला जाएगा। फिर अगर फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्योंकि n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का भी एनर्जी गैप उतना नहीं है,
ये भी खींचने चालू हो जाएंगे और ये भी फ्लोरीन के पास जाना शुरू कर देंगे। इसीलिए ये दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम लोगों ने ये बेसिक पॉइंट्स देख लिया, हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स का नाम याद करने की। सबसे पहले हम लोग हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट का नाम याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक है, सुंदर थी, वंदना कुमारी, मांगा, फिर करोड़ों का नेकलेस, इसलिए छुप गया जानू उसका, इसलिए छुप गया जानू उसका। तो क्या है ट्रिक? सुंदर थी वंदना कुमारी, मांगा फिर करोड़ों का नेकलेस, छुप गया जानू उसका, छुप गया जानू उसका। कैसे? सुंदर इस स्कैंडियम, थी टाइटेनियम, वंदना इस वेनेडियम, कुमारी इस क्रोमियम, मांगा इस मैंगनीज, फिर आयरन। अब यानी फिर मैंने इसलिए लिया क्योंकि आयरन का सिंबल Fe है, इसलिए मैंने फिर लिया है। करोड़ों कोबाल्ट CO, कहा हम लोग हिंदी में लेंगे यहां पर, करोड़ों का नेकलेस। नाउ नेकलेस इज निकल, छुप यानी कॉपर, एंड जानू मतलब जिंक। तो ये आपके पहले 10 एलिमेंट हो गए। सुंदर थी वंदना कुमारी, मांगा फिर करोड़ों का नेकलेस, छुप गया जानू उसका। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनके एटॉमिक नंबर याद करना इज वेरी इजी, क्योंकि कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है। आपको इतना पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, 30 हो गया। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? पक्की बात? आगे बढ़े। चलिए, 3D सीरीज के बाद हम फटाफट से 4D सीरीज के एलिमेंट्स के नाम याद कर लेते हैं फटाफट से। तो 4D सीरीज के एलिमेंट के नाम याद करने के लिए ट्रिक है, यारी, जरा, निभाना, मौत तक। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रूठी रहेगी, परी डार्लिंग, रूठी रहेगी, परी डार्लिंग, सिल्वर कैडबरी, दे दो उसे। क्या ट्रिक बोली मैंने? यारी, जरा, निभाना, मौत तक, ये ऊपर की हो गई। नीचे की हो गई, रूठी रहेगी, परी डार्लिंग, सिल्वर कैडबरी, दे दो उसे, तो वो खुश हो जाएगी। अब यारी से आगे आपका वाइट्रियम, ZR से आगे आपका
जिरकोनियम, निभाना से आगे आपका नियोबियम, मौत से आगे आपका मॉलिब्डेनम, तत् से आगे आपका टेक्नीशियम, रूठी से रहे क्या है आपका रूथेनियम, रहेगी से आगे आपका रोडियम, परी डालेंगे पी और डी से आगे आपका पैलेडियम, सिल्वर इज योर सिल्वर, एंड कैडबरी के सीडी से आगे आपका कैडमियम। सीडी, कैडमियम में सी एच नहीं आएगा, चैडमियम नहीं है वो, कैडमियम ही। चलो देख लो, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेशियम, TCHNE आएगा, TECHNETIUM, टेक्नेशियम TC, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। एटॉमिक नंबर ऑब्वियस सी बात है इसका 39 से शुरू होगा। क्यों ऑब्वियस? क्योंकि इसके पहले आएगा आपका क्या आएगा, पोटेशियम के बाद क्या आता है, रूबिडियम। रूबिडियम का 37 होता है, उसके बाद में 38 स्ट्रॉन्शियम का, और फिर उसके बाद में वाइट्रियम का। तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। तो ये 39 से 48 की तरफ इस प्रकार चलता है। क्या ये चीज सभी बच्चों को क्लियर हुई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं 5D सीरीज के एलिमेंट्स की तरफ। ला, हफ्ता, वर्णा, रेणु और इंदिरा पीटेगी और तू हग देगा। थोड़ा सा वल्गर है बट अब क्या करें, ठीक है। तो ला हफ्ता, नाउ आप लोग तो समझ सकते हैं, मूवीज में बहुत दिखाते हैं हफ्ता मतलब प्रोटेक्शन मनी। ये वो गुंडे लोग जो कलेक्ट करते हैं हर हफ्ते बिजनेसमैन लोगों से, हफ्ता, प्रोटेक्शन मनी, रोकड़ा, पैसा, पेटी, खोका, वही। तो ला हफ्ता, वरना रेणु और इंदिरा, मतलब यहां की गुंडी लोग कौन है, रेणु और इंदिरा, दोनों गुंडी लोग हैं। अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो वो तुम्हें पीटेगी और तू क्या कर देगा, तू हग देगा। आप चाहें तो इसे हंस देगा भी कर सकते हैं, लेकिन हग देगा इट गिव्स अस अ फील। तो ला इज लेंथेनम, हैफनियम HF, हफ्ता का जो हफ है उससे निकला तुम्हारा हैफनियम HF, और जो ता है इससे निकला तुम्हारा टेंटेनम। इससे क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा टेंटेनम, टेंटेयम, नम नहीं, एन टेंटेयम, AIUM, टेंटेयम, क्या नाम रखते हैं। वर्ना इज टंगस्टन। सर टंगस्टन और वर्ना में क्या सिंबल है भाई, इसका सिंबल W है। जो तुम्हारा टंगस्टन है ना मेरे लाडलो, टंगस्टन का सिंबल W है, इसलिए मैंने यहां पर W करा, ठीक है। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत? रेनियम इस रेणु, रेनियम इस रेणु, OR इस ऑस्मियम, OR इस ऑस्मियम, इंदिरा इस इरिडियम, इरिडियम आई वुड से, इरिडियम, इंदिरा इस इरिडियम IR, इरिडियम IR,
पीटेगी इज प्लेटिनम, AU इज गोल्ड क्योंकि गोल्ड का सिंबल होता है AU, एंड हग देगा इज HG, मतलब आपका मर्क्यूरी। प्लेटिनम, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लेटिनम, सिल्वर एंड मरकरी, हाँ ठीक है, बढ़िया, ट्रिक याद हो गई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, क्या आप लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल नील बोर की वजह से फ्लॉप हो गया था? रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम लोग बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं, मतलब बोर की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फ्लॉप हुआ था। इसी को हम लोगों ने यहां पर जोड़ा है और लिखा है अच्छा मैंने आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं सिखाया ना, एटॉमिक नंबर नहीं सिखाया था मैंने आप लोगों को। बेटा लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, लेकिन तुम लोग जानते हो लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट आ जाते हैं, सीरियम से लेकर आपका लॉरेंसियम तक, है ना। तो जो तुम्हारा ये लेंथेनम के बाद में अगले 14 एलिमेंट का अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो वो 58 से 71 आएगा, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा फिर 72, मतलब दोनों के बीच में 14 का गैप रखो, फिर ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड मरकरी का हो जाएगा 80। चलिए, तो अच्छा रदरफोर्ड डूबा सी में बोर के कारण। अब जो मैं हिंदी में लिखता हूं ना उसका हमारे निमोनिक से कोई लेना देना नहीं, जो केवल इंग्लिश में लिख रहा हूं वही काम का। तो क्या है, अच्छा रदरफोर्ड डूबा सी में बोर के कारण हसीन। अब ये अगली ट्रिक है ना, ये इसका इससे कोई कोरिलेशन नहीं है, नई चीज है। हसीन ममता दिखी कार में। हसीन ममता दिखी, नहीं हसीन ममता दिख रही, हमेशा लिखेंगे हसीन ममता दिख रही कार में, या ऐसा करें हसीन ममता देख रही कान में। हसीन ममता देख रही कान में, इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको कान पढ़ेंगे, पता चला रिवाइज करते वक्त कैन में, तो कैन में मजा नहीं आएगा, कार रहेगा। नाउ अच्छा इज एक्टिनियम, AC, रदरफोर्डियम RF, डूबिनियम DB, डूबा इज डूबिनियम, आई थिंक इट इज नॉट डूबिनियम, आप बोल सकते डूबिनियम, बट डूबिनियम में आई हटा दूं अगर मैं तो ड्यूबनियम हो जाएगा ये, और आई थिंक डूबनियम ही होना चाहिए। चलिए अगला इज सीबोर्गियम। अच्छा गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, जो रदरफोर्डियम नाम का एलिमेंट है, ये जो रदरफोर्डियम नाम का एलिमेंट है, ये रदरफोर्डियम नाम के एलिमेंट के पीछे बहुत अच्छी हिस्ट्री है। इसको नाम दिया गया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ग्लेन टी सीबोर्ग। एक्चुअली ये साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 112 तक के एलिमेंट डिस्कवर किए थे। 104 से लेकर 112 तक के एलिमेंट इन्हीं के द्वारा डिस्कवर किए गए थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 104 से लेकर 112, इनफैक्ट इन्होंने 101 वाले एलिमेंट को, एटॉमिक नंबर जिसका 101 था,
उसको नाम दिया था मेंडेलिवियम। मेंडल को इन्होंने ट्रिब्यूट दिया, रदरफोर्ड को इन्होंने ट्रिब्यूट दिया, और इन्होंने 104 से लेकर 112 तक के एलिमेंट डिस्कवर करे। और 1913 में जो मोजले ने पीरियोडिक टेबल दिया था उसको एडिट किया। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट के नीचे 2 ब्लॉक्स गायब थे, उसको सीबोर्ग ने ऐड किया। तो सीबोर्ग को बाद में 1940 में इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। और इसीलिए इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, दैट इज वाई जस्ट टू गिव हिम ट्रिब्यूट, सीबोर्ग के नाम पर एक एलिमेंट का नाम रखा गया। ये 89 से शुरू होता है, ये हो जाएगा 104, 105 एंड 106 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को सीबोर्गियम नाम दिया गया। इसके बाद आ गया आपका बोरियम, नील बोर, बोरियम BH, नील बोर, बोरियम BH, ये बी नहीं दिख रहा है, कुछ अजीब सा दिख रहा है, BH, ठीक है। अब हेसियम, HASSIUM, हेसियम HS, एटॉमिक नंबर इसका 107 और इसका 108, ये HS है ना कि HG। अब ममता देख रही, बड़े ही दिक्कत देने वाले नाम है, इसका नाम है मैटनेरियम। इसका नाम क्या है? मैटनेरियम MT। मैटनेरियम तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जो अगला है डार्मस्टेटियम, DARM, डार्मस्टेडियम, मैं तो इसको धर्मा स्टेडियम बोलता था, धर्म स्टेडियम। धर्म में DH नहीं आता, यहां DARM में धर्म स्टेडियम, STADIUM। अगर आप स्टेडियम लिखेंगे तो बस इसमें एक T एक्स्ट्रा है, और धर्म में H गायब है, तो धर्म स्टेडियम याद रखो आप। तो धर्म स्टेडियम, धर्म में H गायब है और वो H यहां गायब, और स्टेडियम में D के बाद T एक्स्ट्रा गया। इसको एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं डांस्टियम। डांस्टियम एक रशियन सॉर्ट ऑफ नेम है, DM, ठीक है। अगला और दर्दनाक है रोएंटग्नेटियम, ROENT, रोएंट। अब T के बाद G आ जाएगा और ENTIUM, रोएंटनियम। ये RG, ये 2-3 नाम थोड़े तकलीफ देने वाले हैं, दर्द देने वाले हैं। और आखिरी नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको कॉपरनिकम बोला जाता है। कॉपरनिकम इज CN, एटॉमिक नंबर 112 वाला। नहीं 12 नहीं आएगा, देखते हैं। 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और यहां 12 ही है, 112 कॉपरनिकम। तो ये आपके 6 एलिमेंट्स के नाम, 40 एलिमेंट के नाम आपको बहुत इजीली और बहुत आराम से याद हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? चलिए अब हम चलते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ने की तरफ। देखिए गाइस, यहां पर इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है भाई। स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर 21 है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 पूरी तरीके से भरा होगा, 2s2 भरा होगा, 2p6 भरा हुआ होगा, 3s2 भरा हुआ होगा और 3p6 भरा हुआ होगा। इसके 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23 में 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही आप यहां पर क्रोमियम पर पहुंचते हो, एक अजीब सा चेंज दिखाई देता है। इसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। नाउ दिस इज अ एक्सेप्शनल केस। ऐसा क्यों हुआ गाइस? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके हाफ या जो आपके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके या तो हाफ या जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब आपका कॉपर देखता है
कि यार मेरे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और मेरे 3d के अंदर 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यार ये क्रोमियम सोचता है, आई एम सॉरी मैं इसको कॉपर तो नहीं बोल रहा हूं बहुत देर से, आई एम सॉरी दिस इज क्रोमियम, सॉरी गाइस सॉरी दिस इज क्रोमियम। तो क्रोमियम क्या सोचता है, बोलता है अरे यार अगर मैं यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मेरा 3d हाफ फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर क्रोमियम को याद आता है कि अरे मेरे 4s और 3d के बीच में एनर्जी गैप तो बहुत कम है और मेरा इलेक्ट्रॉन इजीली पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो क्रोमियम यहां से ये इलेक्ट्रॉन को हटाएगा और बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और उसको उठा के यहां फेंक देगा। अब ये करने से क्या हुआ, आपका 4s भी हाफ फिल्ड हो गया, आपका 3d भी हाफ फिल्ड हो गया और दोनों हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल हो गए। ये वेनेडियम, टाइटेनियम और स्कैंडियम नहीं कर सकता, ये चीज ये लोग नहीं कर सकते। अगर वेनेडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां भेज दे तो इसका 4s खाली हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ये कुछ भलता ही एलिमेंट बन जाएगा। तो हर जगह पर ये केस पॉसिबल नहीं है, कुछ जगह पे पॉसिबल है। फिर क्रोमियम के बाद जब आप मैग्नीज का बात करेंगे तो मैग्नीज के अंदर वो इसका 4s 2 हो जाएगा, 3d 5 हो जाएगा। फिर जब आप आयरन की तरफ जाएंगे तो आयरन के 4s में 2, 3d में 6 हो जाएगा। फिर अगर आप आपके आयरन के बाद कोबाल्ट में जाएंगे तो कोबाल्ट में 4s 2, 3d 7 हो जाएगा। निकेल में जाएंगे 28 में तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अब आप जैसे कॉपर में पहुंचे फिर आपको एक अजीब सा चेंज देखने को मिलेगा। 4s में तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लेकिन 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कारण क्या है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद जब हम 3d में इलेक्ट्रॉन भरने जाएंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। तो कॉपर भी यही सोचेगा कि अरे मेरे 4s और 3d में एनर्जी गैप तो कम है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और बोलेगा जा सिमरन तू भी अपनी जिंदगी जी ले, और उसको कहां फेंक देगा, उसको 3d में फेंक देगा। तो आप देखो इसके 4s इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया और अब ये वाला हाफ फिल्ड हो गया जो कि स्टेबल है और ये वाला फुल्ली फिल्ड हो गया तो ये भी स्टेबल है। और यही आपका एक और एक्सेप्शनल केस है। फिर आ गया आपका जिंक, जिंक में 4s भरा हुआ है, 3d भी भरा हुआ है, इसीलिए तो उसको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सूडो इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से भरा हुआ है। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? पक्की बात? लेकिन गाइस इसके बाद में जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमें थोड़ा सा इरेग्युलर पैटर्न देखने को मिलता है। बट इन रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको कुछ इरेग्युलर पैटर्न देखने को मिलता है। अब वो इरेग्युलर पैटर्न को हम लोग इजीली ब्रीफ नहीं कर पाएंगे, हम उसको इजीली समझा नहीं पाएंगे, लेकिन उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। तो वो क्या फैक्टर्स है गाइस, जो इरेग्युलर फैक्टर्स हैं वो क्या है? मतलब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला दैट इन रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, in rest of the d block element there is irregularity in electronic configuration, यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इरेग्युलरिटी है और वो हम लोग डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। तो ये इरेग्युलरिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर इज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, आपके न्यूक्लियस के द्वारा कितना अट्रैक्शन लगाया जा रहा है। दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि आप लोग सब जानते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है आपके एटम में ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। तो जो चौथे शेल में जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपके ये जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये इसको रिपेल करते हैं। जितने भी आपके अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, रिपेल करते हैं। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। देन मेरे प्यारे बच्चों जो तीसरा इफेक्ट आएगा दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन? मतलब इस शेल में मौजूद ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे और इसे रिपेल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे और इसे रिपेल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे और इसे रिपेल करेगा। क्या है बात समझ में आई? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और चौथा मेरे प्यारे बच्चों जो आप केवल और केवल यहां पर ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। सर एक्सचेंज एनर्जी का मतलब बेटा आप लोग जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन n-1d से ns ऑर्बिटल में शिफ्ट कर सकता है और ns से n-1d में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो एक्सचेंज एनर्जी। तो इतने सारे फैक्टर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में काम आता है। तो हम लोगों ने अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे आपके 6d सीरीज और आपके ये जो हम लोगों ने देखे यहां पर, ये देखो ये जो हमने जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे 3d सीरीज के, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें केवल दो ही एक्सेप्शनल केस थे, एक आपका कॉपर और एक आपका क्रोमियम। लेकिन अब हम जो आगे की सीरीज देखेंगे वो आगे की सीरीज के अंदर हमें थोड़े से चेंजेस दिखाई देंगे। तो आगे की सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली बात तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अब एनसीईआरटी की मदद से वो सारे पॉइंट्स सिखाने वाला हूं। आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको केवल ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जो बात मैं बताऊंगा वो आपको करनी है। तो देखिए ये हम लोग चलते हैं यहां पर 4d सीरीज। चलिए सेकेंड सीरीज जिसे हम लोग 4d सीरीज के नाम से भी जानेंगे, 4d सीरीज के नाम से भी हम लोग इसे जानेंगे। अब 4d सीरीज का नाम आपको याद है, वाइट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रेनियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है। अब आप खुद यहां पर देखो, इसका 5s भरा हुआ है 4d में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 5s भरा हुआ है 4d में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नियोबियम की अगर बात करी जाए तो नियोबियम में यहां पर 5s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और 4d में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यह टेक्निकली होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। क्या करें? वी कैन नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि आपके नियोबियम के अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, स्क्रीनिंग इफेक्ट और आपकी एक्सचेंज एनर्जी ये सब मैटर करेगी। इसलिए इसकी कंडीशन में नियोबियम के लिए यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नियोबियम को स्टेबिलिटी इस कॉन्फ़िगरेशन में मिल रही है, तो उसने यह कॉन्फ़िगरेशन अपनाया। मोलिब्डेनम में 1,5, टेक्नीशियम में 1,6, रुथेनियम में 1,7, रोडियम में 1,8 एंड गाइस पैलेडियम अपने बोर्ड्स में, जेई में और नीट में पूछे जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्यों रखता है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यह इकलौता ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns 1 से 2 n-1d 1 to 10 को फॉलो नहीं करता। यह अकेला ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसके 5s ऑर्बिटल में, यानी जिसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फिर सिल्वर में 110 और कैडमियम में 210। अब सर अगर हम इसको याद करें, अगर हम इसे याद करें तो कैसे करें? देखिए मैं आपको इसको याद करने की सिंपल टेक्निक बताता हूं, अगर आप लोग फॉलो करें तो। देखिए वाइट्रियम और जिरकोनियम में 5s ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है और 4d के अंदर 1 and 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहां पर 4d वेरी कर रहा है, 5s यहां पर कांस्टेंट रह रहा है। अब नियोबियम से लेकर रुथेनियम तक आपके 5s में 1 1 1 1 और 1,
यानी इन 5 एलिमेंट में, ये बीच के 5 एलिमेंट में 5s ऑर्बिटल में 1 1 है, ये भी कांस्टेंट। लेकिन 4d के अंदर 4 5 6 7 और 8 एक प्रॉपर फॉर्मेट में बढ़ रहा है, 4 5 6 7 8। अब आखिरी वाले देखते हैं। अब आखिरी वाले में उल्टा हो गया, यहां पर जो आपका 5s ऑर्बिटल है अब ये वेरी कर रहा है, और आपका ये और ये यानी आपका 4d ये कांस्टेंट हो गया। इनमें 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पैटर्न याद रखो कि अच्छा वाइट्रियम और जिरकॉनियम यानी 4d सीरीज के पहले दो में 5s में 2 2 इलेक्ट्रॉन और 4d में 1 और 2, फिर बीच के 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रेनियम, इन सब के 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, और 4d में 4 5 6 7 8। फिर आखिरी के 3 में उल्टा हो गया, 5s वेरी करने लग गया 0 1 2, लेकिन 4d कांस्टेंट हो गया 10 10 10। कूल, समझ में आया? और क्या आप लोग इस पैलेडियम को जी जान से याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए 5d सीरीज की तरफ चलते हैं। अब जैसा आप लोग समझ गए कि सेकेंड सीरीज में यानी 4d सीरीज में कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे 3d सीरीज में आपने कॉपर और क्रोमियम में क्या बोल के मन समझा लिया कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला गया और स्टेबल हो गया। लेकिन यहां पर नियोबियम में कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, टेक्नीशियम में कुछ समझ नहीं आया। यहां पर अगर टेक्नीशियम में यहां पर 2 हो जाते, यहां पर 5 हो जाते तो भी 7 इलेक्ट्रॉन होते। यहां पर 6 4d में और 1 5s में यानी 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे की वजह ऐसे रखते तो ज्यादा स्टेबल होता, पर इन्होंने ऐसा नहीं करा। क्यों? क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन का 4s से 3d में जाना, 5s से 4d में जाना, यानी इलेक्ट्रॉन का ns से n-1d में जाना उतना मैटर नहीं रखता जितना और भी चीजें रखती है, जैसे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे पे रिपल्शन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, अंदर के शेल का इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बाहर वाले पे, और आपके न्यूक्लियस का चार्ज, ये चीजें भी मैटर करती है। तो अब हम लोगों को कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, हमको इन्हें ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। चलिए 5d सीरीज में अगर हम देखें तो ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम और इरिडियम, इतने एलिमेंट्स के अंदर 6s के अंदर 2 2 2 2 2 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी थर्ड सीरीज में पहले के 7 एलिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5d की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट, 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से बढ़ रहा है। अब हम बात करें अगर हमारे आखिरी के प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर की, तो इसमें क्या हो रहा है 1 1 9 10, और आखिरी वाला तो आप लोग जानते हैं, आखिरी वाला तो कोई भी हो उसके s ऑर्बिटल में 2 और d ऑर्बिटल में 10 हो जाते हैं, जिंक हो, कैडमियम हो या मरकरी हो, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम यहां पर अगर बात करें हमारे 6d सीरीज की, तो 6d सीरीज में अगर आप देखो तो आप शुरू के 8 एलिमेंट देखोगे। कितने देखोगे? अब आप शुरू के 8 एलिमेंट देखोगे। आपने इसमें 7 देखे, इसमें 8 देखोगे, सबके 7 है, इसमें 2 2 2 2 2 2 2 और 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इनके डी में कैसे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बढ़िया। आरजी में यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया होगा, क्योंकि अगर इसके आरजी में मैं 2 रखता तो इसके आरजी के 7s में अगर 2 रखता तो इसके 6d में 9 रह जाते, तो वही हाफ इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो ये 110 हो गया। और कॉपर निकम में तो 2 2 रहेंगे, यानी कि कैडमियम मरकरी की तरह ही। तो कॉन्फ़िगरेशन याद करना, इट्स नॉट अ बिग डील, मैंने आपको ट्रिक दे दी है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की मैंने आप लोगों को ट्रिक दे दी है। अब एज यूजुअल हमारी जो प्रथा है, हम हमारी एनसीईआरटी एक बार अच्छे तरीके से रीड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ चुके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of outer orbital of this element is n-1d 1 to 10 ns2 except for palladium where electronic configuration is this 4d में 10 and 5s में 0। तो एनसीईआरटी में आ गया है, एनसीईआरटी की लाइन में दिया है, मतलब नीट, बोर्ड और जेई के लिए ये पत्थर की लकीर है। the n-1 stand for the inner d orbital which may have 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n-1 का मतलब क्या है, वैलेंस शेल के अंदर वाला शेल, जिसे हम इनर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंस के अंदर है इसलिए इनर, और इसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एंड द आउटर मोस्ट एनएस ऑर्बिटल में हैव 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट वाले में यानी एनएस वाले में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाउएवर दिस जनरलाइजेशन हैव सेवरल एक्सेप्शंस बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d एंड ns ऑर्बिटल। यानी यहां पर क्या है, इसका मतलब है कि आपके n-1 d ऑर्बिटल और आपके ns ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम है, इसलिए यहां पर आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी ग्रुप की तरह सिंपल नहीं है कि भैया सबका एक का 1s होगा तो एक का 2s, एक का 3s, एक का 4s, एक का 5s, और 1s में 1, 2s में 1, 3s में 1, 4s में 1, नहीं, यहां पर कुछ इरेगुलरिटीज रहेगी। फर्दर मोर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका ns और n-1d या तो हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी रखेंगे। So as a consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper। क्रोमियम और कॉपर में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रोमियम के केस की बात करें तो क्रोमियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन इसको हाफ फिल्ड करने के लिए एक्चुअली में आपको ये ऐसा दिखने लगा। बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल इज इनफ स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द 3d ऑर्बिटल। मतलब 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल में एनर्जी गैप इतना कम है कि वो एनर्जी गैप रोक ही नहीं पाया 4s के इलेक्ट्रॉन को 3d में घुसने से, और वो घुस गया और उसने उसको हाफ फिल्ड कर लिया। सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसा दिखना था 3d9 4s2, लेकिन अगेन इन दोनों का एनर्जी गैप इतना कम है कि 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में घुस गया और अब आपको एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखने लग रहा है। ठीक है, आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है ये, आगे हमसे ये बोल रहा है दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनिकम। आप देखें अगर आपके पास में पुरानी एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पुरानी वाली के अंदर केवल जिंक, कैडमियम और मरकरी ही लिखा रहता है, लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी इसने आजकल कॉपरनिकम को भी लेना चालू कर दिया है, क्योंकि इन सभी के अंदर ns ऑर्बिटल में इनके 2 इलेक्ट्रॉन और n-1d में 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपरनिकम का ns कौन सा है 7s और 6d इसका n-1 है। तो इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट रिगार्ड नहीं दिया जाता, इन्हें बोला जाता है स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब एनसीईआरटी में ये वाला जो पैराग्राफ है, जब द डी ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट प्रोट्रूड टू द पेरिफेरी, ये एक्चुअली इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट आ गया। यहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको इसके आगे का पॉइंट पढ़ाना शुरू करूंगा, दैट इज मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाना चालू करूंगा कि कैसे ये रिएक्ट करता है, क्या क्या इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटेलिक कैरेक्टर,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप आपको पूरा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद हो गए होंगे। कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, जेई और नीट में पूछा जाता है, विश्वास मानो, तो पढ़ना जरूरी है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।